वज़ीर आला को जो है मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर एक हल्के में वो नहीं करता, ये फिर बजाते इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में करेंगे। जो एक हल्के में जो हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती वो पूरे पाकिस्तान में कैसे बताए। और जहाँ तक रज़ीज़ साहबान का ताल्लुक है, इस वक्त तक हमारी साथ में कोई बातचीत हुई है इस बलदियाती इलेक्शन के ऊपर, और नहीं कोई ऐसे इत्तेहाद जो है वो मुझे नहीं लगता कि हमारे में कोई ऐसी गुंजाइश है, क्योंकि उनको और हमारा एक मुश्तरका हल्का है। मुझे गुंजाइश के मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वो गुंजाइश नहीं मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला। पुलिस साहब, PDM का मुस्तकबिल अब क्या देख रहे हैं कि ये साथ जो है जो अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो इसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो कोलिशन दूसरी जमातें हैं, इनका साथ मुस्तकबिल में आप कहाँ तक देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की बुनियाद रखी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें PDM बनाई गई थी। जो शख्स जो चीज़ बनाता है या जो पार्टी जो चीज़ बनाती है उसको वो कम अज़ कम जो है इसमें नहीं है वो ख़त्म करें। हमने अभी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कोई नहीं कहा, उसने कहा PDM को बिगाड़ नहीं चाहता बल्कि मैं इसको ठीक करना चाहता था कि हम आगे चलें। अब जिस बुनियाद पर वो बात कर रहे हैं, देखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन एक मेजॉरिटी पार्टी का हक बनता है। अगर मैं कल कहूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लिहाजा बिलावल साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें या हमारी पार्टी में से किसी और को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें, तो ऐसी बातें नहीं हो सकती। अब देखें, हमने हमारी मेजॉरिटी थी, हमारे पास ANP और जमात इस्लामी ने भी हमें वोट किया, हमें फाटा के फॉर्मर फाटा के सेंटर्स ने भी वोट किया, हमें एक ग्रुप में भी वोट किया जिसमें 4 सेंटर्स मौजूद थे। तो हमारी मेजॉरिटी थी, तो हमने कहा कि हमारा ये हक बनता है कि हम जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। मुझे नहीं पता कि क्यों इस पे जो है PMLN को जो है काफ़ी इस पे तैश में है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बना। हालांकि एहसन इकबाल साहब ने माजी में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बड़ी सीट नहीं है। हम आज भी लड़ रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब के लिए, हम हाई कोर्ट में अपील में जा रहे हैं ताकि हम उसको जो है वो चेयरमैन सेनेट बने, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम वो केस जीतेंगे और इंशाल्लाह यूसुफ गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट होंगे। सानिया जो भी हुआ बनूंगा, जिसमें 4 जवान शहीद हुए और उसके लिए उन्होंने धरना भी है, तो इसमें हुकूमत की जो पॉलिसी है या हुकूमत की तवज्जो है उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि ये क्या जो 4-5 दिन वो या एक हफ्ता उनका जानी खेल के पूरे कबाइल का एक धरना रहा, तो इस पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, तो अवामी मसाइल और आवाम की जान माल की हिफाजत क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। जब हमारे PTI के दोस्त अपोजिशन में थे तो वो जिस किस्म के बयान देते थे वो सबके सामने है। जानी खेल में जो वाक़या है, हुकूमत ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब उन्होंने मार्च शुरू किया इस्लामाबाद की तरफ, तो हमारी हुकूमत जागी, सुबह हुकूमत, उनको फिर ख्याल आया कि जेल में जाना चाहिए। फिर उससे फिर वज़ीर आला साहब गए, उनके साथ बैठे। अगर ये पहले चले जाते और उनके जो जायज़ मुतालबात थे हम हमेशा कहे थे, हमने इसको स्टेटमेंट दी, मैंने खुद एज ए पार्टी फॉर्मर सेक्रेटरी मैंने इसके ऊपर ट्वीट की, बिलावल साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी, बल्कि हमने कहा कि इनको जो है मुआवजा भी देना चाहिए और इस किस्म की चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए। हमें ये बताया जाए कि उन लोगों के, हम तो आज कहते हैं बेगुनाह है, उन बेगुनाह लोगों का क्या कसूर है? हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट की जिम्मेवारी है। हमें जो रज़म ने जो पाकिस्तान दिए उसके आइन के मुताबिक जो है वो स्टेट की जिम्मेवारी हमारे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की। लिहाजा जो है आपने अब हमारी पार्टी के MP अहमद कुंडी साहब, उन्होंने भी अपने सूबाई असम्बली KP में इसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन भी मूव की है, करारदाद मूव की है, और फिर CM साहब अपने कल आए, फिर उन्होंने उसी चीज़ से जो उनके मुतालबात थे, अगर हफ्ता पहले मान लेते, 10 दिन पहले मान लेते, मुज़ाकरात कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन वो मजबूर हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने में। और जब उनको पता चला कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, हमारी जो है वो वहाँ पर जो है हमारे ख़िलाफ़ बातें होंगी या स्टेट के ख़िलाफ़ बातें होंगी या जो उनको स्टेट की जिम्मेवारी है उनको प्रोटेक्शन देने की वो नहीं होगी, तो फिर उसके ऊपर जो है बहुत सी CM साहब गए, उनके वज़रा गए। फिर जिस तरीके से वहाँ के कौमी असम्बली के रुकन मोहसिन दावड़ साहब को जो है रोका गया कि मतलब है कि आपके इस मुल्क में आपकी मूवमेंट की आज़ादी भी नहीं है, एक मेंबर कौमी असम्बली भी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो हम शहरियों का क्या हाल होगा? तो ये हम बताना चाहते हैं, ये हमारे सूबे की ये सूरत हाल है, PTI हुकूमत की ये सूरत हाल है कि PTI हुकूमत इस किस्म के भी इस्तेमाल कर रही है। ये हम पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन को भी हक नहीं है कि वो आज़ादी से मूवमेंट कर सके, तो वहाँ पर क्या हाल होगा? बढ़ती हुई महंगाई और स्टेट बैंक के इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। आज देखिए, मईशत तबाह हो चुकी है। ये हमेशा कहते थे कि हमारे पास 200 मईशत के रस्तू हैं,
जब इनकी हुकूमत आई तो आपको पता चला जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के रुपए को डिवैल्यू किया। फिर पेट्रोल की प्राइसेस देखें, माजी में तो ये कहा जाता था जी पेट्रोल बढ़ रहा है और बिलावल हाउस पैसे जा रहे हैं इसके टैक्स के और जाती उम्र जा रहे हैं। आज बताएं कि बनी गाला जा रहे हैं, आज महंगाई बताएं क्यों हो रही है। आपने तो 3 साल तकरीबन आपकी हुकूमत को मुकम्मल होने को है, आपने इसकी क्या रेमेडी की है? आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है? आपने तो लोगों के चूल्हे ठंडे किए हैं, लोगों से रोजगार छीना है बल्कि दिया नहीं है। आज आप देखें आपकी मईशत जो है वो IMF चला रही है। किस तरीके से आप महंगाई हर महीने आप पेट्रोल की कीमतें चढ़ा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, आप दवाइयाँ आपने महंगी की, आपने आटा महंगा किया, आपने रोजमर्रा की बहुत सी चीज़ें महंगी की। आज आप अपना स्टेट बैंक भी IMF के हवाले करने जा रहे हैं। तो ये मुल्क आप जब ये पूरे अगर खुदा न खास्ता इन्होंने 5 साल पूरे किए तो ये मुल्क में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जो है ये अपने IMF के हवाले कर देंगे और सब कुछ। और वजह की बात यह है कि इनके पास जो मेजॉरिटी एडवाइजर्स हैं, मेजॉरिटी जो वजीर हैं वो सारे डुअल सिटीजन हैं, उन्होंने जहाज़ की टिकट लेके मुल्क से चले जाना है। जो लोग यहाँ पे जिन्होंने सियासत करनी है, जो मजबूरी के तहत इनके साथ आज हैं, उन लोगों को वो फेस करना है। और आप देखें कि जिस तरीके से उन लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में किया, उनके मैनेज ने, उन्होंने साबित किया कि हम इस हुकूमत से तंग हैं, हम इस IMF का जो वफाकी वजीर है फाइनेंस का उससे तंग हैं और उन्होंने अपोजिशन को वोट किया। और पहली दफ़ा वो तारीख में कि अपोजिशन को सेनेट में इस्लामाबाद में जो है सीट जीती, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के साथ। हुकूमती दावे हैं कि आवाम को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराम कर रहे हैं, मुफ्त तालीम दे रहे हैं, जो कि पीपल्स पार्टी का नारा था, कर हम रहे हैं। तो आवाम इस नारे से खुश भी है कि सेहत कार्ड भी मिल रहे हैं, मुफ्त तालीम भी मिल रही है, तो इसकी हकीकत क्या है? भाई जनाब ऐसे करें कि मैं भी आज आपके पास आपके ऑफिस में बैठा हूँ, कल आप सुबह टाइम रखें, हम अपने हॉस्पिटल जाते हैं, उधर हम उसके जो वहाँ पे जो उनके इंचार्ज हैं, जो हॉस्पिटल को जो रन करते हैं, या MTI के जो इंचार्ज हैं, MS हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप यहाँ पे जो गरीब लोग आ रहे हैं उनके कितने लोगों के आप एक्सरे फ्री कर रहे हैं, कितने लोगों के आप टेस्ट फ्री कर रहे हैं, कितने लोगों को आप दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, जो कि माजी में होता था। आज न टेस्ट फ्री हो रहे हैं, एक्सरे तक फ्री नहीं हो रहा, दवाइयाँ मुफ्त नहीं दी जा रही। आप आए चले मेरे साथ टाइम रख ले, कल चले जाते हैं और आप अपनी यही मोबाइल आप जो अपना TV अपना कैमरे साथ लेके आएँ और हम चलते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं और हम वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि किसको वहाँ पे फ्री सहूलियात मिली हैं। ये तो एक उन्होंने बाना एक कार्ड दिया और कार्ड जब जाते हैं कोई हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। और ये जो है इन्होंने पहले माजी में तो कम अज़ कम मुफ्त लोगों को दवाइयाँ, मुफ्त एक्सरे, मुफ्त टेस्ट सरकारी अस्पतालों में होती। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि हम आएँ, हम रोल मॉडल हैं आपके लिए, सिंध हुकूमत आपके रोल मॉडल है। वहाँ पर जो है जिस तरीके से किडनी के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन पे कम से कम 1 करोड़ रुपया लगता है, वो फ्री हो रहा है। दिल के अमराज के सारे, चाहे वो बाईपास हैं, चाहे स्टंट्स हैं, जो चीज़ भी हैं, वो वहाँ पर फ्री हो रहे हैं। मैं ये दावा रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आए, मैं हमेशा TV पे चैलेंज देता हूँ। मैं आज अपने PTI के दोस्तों को चैलेंज देता हूँ, क्या है हम टीम बनाते हैं, मीडिया के दोस्तों को साथ लेके चलते हैं, हमारा डेलीगेशन भी होगा, PTI का डेलीगेशन भी हो, हम सिंध के हॉस्पिटल विजिट करते हैं और स्कूल विजिट करते हैं। ये हमें KP, क्योंकि इनको 8 साल यहाँ पे KP और पंजाब का विजिट करा दें। जिनका मॉडल अच्छा होगा, अगर हमारा मॉडल अच्छा होगा तो वो अडॉप्ट कर लें, अगर उनका मॉडल अच्छा होगा मैं गारंटी करता हूँ कि हम अडॉप्ट करेंगे, इसमें लड़ाई कोई बात नहीं। डेरा जात जो ऑफ रोड रैली हुई है, इसके बारे में, इसके इनेकाद के बारे में, और दूसरा अभी आज नोटिफिकेशन हो गया कोरोना का, तो दफ़ा 144 भी लगा दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा डेरा जात के जो पॉइनियर हैं, जो उसके बुनियाद रखने वाले हैं। हमारे पास DC साहब हुआ करते थे, वकार साहब, जो आजकल स्टेट में, उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद और इस कॉन्सेप्ट जो है उनका था जो पाया था। मैं समझता हूँ कि एक सॉफ्ट इमेज दिखा के गया। बहुत से रेसर्स यहाँ पर आए, 60+ रेसर्स पहली दफ़ा रेस हुई और वो डी खान में आए। उन्होंने यहाँ पर रेस में हिस्सा लिया, जीप रैली हुई। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। उसमें ख़वातीन रेसर्स भी आई, उसमें मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से रेसर्स है, बड़ा पॉजिटिव एक चीज़ था, लोगों को भी चीज़ देखने को मिली। और उसमें जो है मैं समझता हूँ कि इसको ईयरली बेस पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये रेसेस होती हैं। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि वो मुझे बता रहे थे कि सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन है जीप रैली का वो डेरा इस्माइल खान है। तो मैं समझा जब CPEC का रूट खुलेगा तो इस्लामाबाद से हम ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। लोग इस्लामाबाद और पेशावर से भी बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं। यहाँ पर टेंट विलेजेस होने चाहिए, यहाँ पे लोगों को मतलब है कि रोज़गार मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ईयरली बेस पे जैसे चोलिस्तान में है या दूसरे इलाकों में होती है, जलबक्सी में होती है, बाकी इलाकों में होती है, इसको भी हम परमानेंट एक फीचर बनाएं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि जब पंजाब में हुआ और जब बलूचिस्तान में हुआ, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव साहबान
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बैठे थे, बल्कि एक दिन पहले आए थे, वहाँ पर उन्होंने रात गुजारी और उनको सपोर्ट किया। अफसोस की बात है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी यहाँ पे आना चाहिए था, इसको और तवक़्क़त मिलती है। अगर चीफ मिनिस्टर कल होते, एक दिन वहाँ पर यहाँ पे हिसाब करते, तो एक अच्छा मैसेज आता। SOP जो इन्होंने आज किया, मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है। हम कहते हैं, मैं इसको नहीं कहता कि मैं इसको कंट्राडिक्ट करता हूँ कि जी डेरा जात रैली क्यों, लेकिन आज क्यों? अपने फंक्शंस करने के लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन जब गरीब लोगों का टाइम आया, हम कहते हैं ठीक है SOP को फॉलो किया जाए, लेकिन क्या सरकारी इदारों में होगा? वज़ीर आज़म जिस तरीके से भी बने, चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे वो सेलेक्टेड है, हम तो उसको सेलेक्टेड कहते हैं, उनको कोरोना हुआ, वो रोल मॉडल होता है। कोरोना के दौरान वो मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने वज़रा को बुला रहे हैं, अपनी टीम को बुला रहे हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप SOP ऐसे फॉलो करें? ये SOPs होती हैं। वज़ीर आज़म के लिए कोई SOP नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पहले तो वज़ीर आज़म साहब को आप जुर्माना करें, जो आप कहते हैं कि हम 6 महीने कैद है पंजाब में, आज हम पर भी आपने ये चीज़, गरीब आदमी के लिए SOP है, अपोजिशन के लिए SOP है। क्या वज़ीर आज़म ने SOP की खिलाफ वर्जी कोरोना में रहते हुए की है? उसको कौन जुर्माना करेगा? किसी में जुर्रत है? करें हमारे इदारे पर उनको जुर्माना, फिर जाके गरीब लोगों को जुर्माना करें। मौजूदा दौर में आप क्या समझते हैं? आप तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी देते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्या पाकिस्तानी मीडिया मौजूदा दौर में आज़ाद है? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया की आज़ादी के लिए हमने हमेशा जद्दोजहद और हमने हमेशा काम किया, मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर किया। आज मुझे बताएं कि जो एंकर TV पे आके अपोजिशन के खिलाफ अगर सख्त प्रोग्राम करते हैं, आज मुझे बताएं मेन जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं आज क्यों TV से बैन हो गए, TV चैनल्स क्यों बैन हो जाते हैं? तो ये सब के सामने किस तरीके से जो है, आज आप देखें पैमरा किस किस्म के नोटिस TV चैनल्स को इशू करते हैं कि आपने ये करना है और आपने वो करना है, और आपने इस किस्म के जो है चीज़ें पैमरा जो है वो इशू करती हैं। आज अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई, अगर आप VIP प्रोटोकॉल दिखाएंगे CM का, तो मैंने खुद देखे हैं कि 4 सदर में वहाँ के यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। अगर कोई उसके स्पीकर कौमी असम्बली के हल्के में स्पीकर साहब के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। हमारे दौर में तो वज़ीर आज़मों के खिलाफ, बाकी तो नीचे छोड़ दें, सदरों के खिलाफ बातें होती थी और TV प्रोग्राम होते थे, हमें तो कभी किसी को बैन नहीं किया। आज मीडिया आमरीत से भी ज़्यादा जो है, जो आमरीत में जो पाबंदी थी उससे भी ज़्यादा पाबंदियों में मौजूद है, और हम इसके लिए इंशाल्लाह हमने पहले भी जदोजहद की है, हम अब भी जदोजहद करेंगे मीडिया की आज़ादी के लिए। उनके जो है हर किस्म की उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने माशाअल्लाह दौर में ली। आज जो है एक सिविल डिक्टेटर इस मुल्क पर मुसल्लत है, जो मीडिया की आज़ादी को जो उसने सर थी उसकी आज़ादी। कुछ से भी ये बताइएगा, 2013 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, 2013 में सूबे में PTI की हुकूमत आई और 2018 के इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क में तकरीबन PTI की हुकूमत आई, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं, ये PTI की पॉपुलैरिटी नहीं है, अवाम का एतमाद नहीं है, और अगर दूसरी जमातों को एतमाद का वोट नहीं मिला तो अवाम का आदम एतमाद नहीं है उनके ऊपर कि वो अपना दिया हुआ मिशन या जो उनका अवाम से वादे थे वो पूरे नहीं हुए, इस वजह से PTI को अक्सरियत मिली है? देखें, 2018 में जब इलेक्शन हुआ और PTI को यहाँ पर मुसल्लत किया गया, सबके सामने किस किस्म से के साथ जो है किस किस्म के उससे मुसल्लत किया। या डी खान में जो मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैं उसके अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, शायद फिर ऐसा ना हो कि मीडिया की आज़ादी में बात हो और फिर आपकी चैनल भी बंद हो जाए, लिहाजा हमने एक वाइट पेपर भी उसको तैयार किया हुआ था। आज आप देखें, जब PTI के साथ उनके अंपायर्स नहीं थे, जब उनके सेलेक्टर्स उनके साथ नहीं थे, जब उनकी बैसाखियाँ उनके साथ नहीं थी, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, वज़ीर दिफा को अपने हल्के में शिकस्त हुई, पंजाब और जिधर भी इलेक्शन में मेजॉरिटी अपोजिशन में जीते। आप सेंट में देखें, जब सेलेक्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, तो आपने देखा कि यूसुफ ज़रदारी की सूरत में हमने एक जो है वो सेंटर बनाया इस्लामाबाद से, पहली दफ़ा तारीख में वो हुकूमत पे एतमाद हुआ। हुकूमत ये कह रही थी कि बकौल उनके कि हमारे 16 मेंबर्स जो है हमारे साथ जो है हमसे नहीं, और इमरान खान साहब कहते हैं मुझे, और वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं मुझे पता है कि कौन से 16 मेंबरान हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी जुर्रत और इखलाकियात है तो हम 16 मेंबर्स को निकाल के दिखा दें, क्योंकि जब वो 16 मेंबर्स को निकालेंगे तो इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया, लेकिन इखलाकियात ये कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि 16 मेंबर है तो आप -16 कर लें तो एतमाद का वोट भी आपके पास नहीं है। आज PDM पीपल्स पार्टी को टारगेट दे, अगले हफ्ते हम अदम एतमाद की तहरीक लाने में ला सकते हैं और इसको कामयाब भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ हम पंजाब में भी कर सकते हैं। हमने पंजाब में भी ऑफर की है PMLN को, क्योंकि वहाँ पर वो भी मेजॉरिटी पार्टी है कि आप जब चाहें हमारे साथ MPs राब्ते में हैं, जब भी PMLN और PDM चाहेगी हम पंजाब में भी अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, हम मरकज़ में भी ला सकते हैं और हम इस हुकूमत को टॉपर कर सकते हैं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में PTI कहाँ पे खड़ी देख रहे हैं आप, कि अवाम दोबारा इसी तरह ही इलेक्शन होंगे जिस तरह 2018 के हुए,
یا کوئی جمہوری طریقہ کار آزاد الیکشن کمیشن اور جمہوری تقاضوں کے مطابق الیکشن کرایا جائے گا؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم اداروں کو جو ہے مضبوط کریں. جب ہماری حکومت تھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب واحد صدر تھے جنہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے, سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا. حالانکہ وہ وہاں پہ اس وقت پیپلز پارٹی بیٹھ بھی کر رہے تھے, انہیں خود خط لکھا کہ میرے اختیارات اسمبلی توڑنے کے اختیارات بھی پارلیمنٹ کو دے دیے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے جو بات کی الیکشن کمیشن کی دیکھیں, ہم جب ماضی میں بات کرتے ہیں ابھی بھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے انہوں نے ان کو بنایا ہے, انہوں نے ان کو. آج الیکشن کمیشن ایک الیکشن ڈسکا میں ہوا ہے, آج حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے دھمکیاں دے رہی ہیں. یہ الیکشن کمیشن کس نے لگایا؟ اسی حکومت نے لگایا. کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس صرف سلیکٹرز نہیں ہیں, آپ کے ساتھ بیساکھیاں نہیں ہیں, آپ کے ساتھ امپائرز نہیں ہیں. ہم اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, آزادی ہونی چاہیے, ووٹ ڈالنے والے کی بھی آزادی ہونی, اور ووٹ گنتے وقت بھی جو ہے منصفانہ گنتی ہو, چاہے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کو دیں, چاہے پیپلز پارٹی کو دیں, چاہے کسی بھی جماعت کو دیں, ان کو جو ہے حق حاصل ہے کہ وہ حکمرانی کریں. لیکن اگر آپ اس طریقے سے الیکشن کریں گے تو ملک کا بیڑا اور غرق کریں گے, ملک کو ستیہ ناش ہوگا. آپ دیکھیں آج جو ماضی میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بیانات دیے, جو وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹس کیے ہیں ڈوئل سٹیزن کے حوالے سے کیے, باقی چیزوں, مجھے بتائیں ایک ٹویٹ یا ایک بیان وزیر اعظم کا بتا دیں کہ انہوں نے ان کے اوپر عمل درآمد کیا ہو. آج تک عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا. بہت سے وعدے کیے تھے, ایک وعدہ مجھے بتا دیں کہ جی انہوں نے یہ کام کہا تھا اور وہ انہوں نے یہ امپلیمنٹیشن کر لیا. آج آپ بتائیں کہ اداروں میں کیا ہو رہا ہے, جس طریقے سے اداروں میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں آپ 1 کروڑ نہیں, آپ 2 کروڑ نوکری دے دیں, لیکن ایسے نہ کرے کہ آپ لوگ بے روزگار. لیکن کلی صاحب ابھی آپ شفافیت کی بات کر رہے ہیں, تو سینٹ الیکشن میں جب اقتدار کی پارٹی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ اوپن الیکشن ہونا چاہیے تو خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ لوگوں نے پھر اس پہ کے اوپر ان کو عمل درآمد کیوں نہیں کرنے دی گیا, کیوں رکاوٹ بنی؟ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ, دیکھیں پارلیمانی کچھ نامز ہوتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت تو دے دی گئی, لیکن آپ کو کچھ سکھا بھی دیتے جو لوگ لانے والے ہیں تو پھر بھی بہت ہو جاتا. اب پرابلم دیکھیں 18th امینڈمنٹ میں ہم نے 100+ امینڈمنٹس کی ہیں, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی ہیں, اور ہم نے یونینیمسلی پاس کریں. اس کا طریقہ کیا تھا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس وقت لیٹر لکھا چیئرمین سینٹ کو بھی اور اسپیکر قومی اسمبلی کو. اس پہ انہوں نے کمیٹی بنائی, تمام پارلیمانی پارٹیز کی کمیٹی بنی, اس پہ میٹنگز ہوئیں, اس پہ 100+ جو ہے انآفیشیل میٹنگ ہوئی, اور جو ہے 100+ جو ہے آفیشیل میٹنگز ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک 18th امینڈمنٹ لے کے جس میں 100+ جو ہے امینڈمنٹس اس کے اندر جو ہے کی گئی تھی. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بل لے کے انہوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا, انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی, اس کے بعد انہوں نے آرڈیننس لے کے آ گئے, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ چلے گئے. یہ طریقہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں جو ہے. اور اگر دیکھیں ان کی چوری تو یہاں پکڑی گئی کہ کہتے ہیں سینٹ کا الیکشن تو آپ کریں شو آف ہینڈ پہ, لیکن اگلا الیکشن جو چیئرمین سینٹ کا ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہ ہو. تو ہم تو یہی کہتے ہیں اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس وقت آپ بیٹھتے, آپ 6 مہینے پہلے پوزیشن کے ساتھ بیٹھتے, کچھ ہم ترامیم آپ کو دیتے کہ یار یہ بہتری کے لیے یہ بھی ہونی چاہیے. ہم بھی شفافیت پہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے, لیکن ہم ہمیشہ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی, ماضی میں جب ہماری حکومت تھی, ہمارے دور میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہم نے میجورٹی سیٹیں بلا مقابلہ کامیاب کریں. ہم نے ہر پارٹی کو بٹھایا, ہر اپوزیشن کی پارٹی کو بٹھایا, ہر حکومتی اتحاد کو بٹھایا, اپوزیشن اتحاد کو بٹھایا, جس کا جتنا حق بنتا تھا ہم نے تقریباً وہی جو دیا, اور ہم نے ان کو جو ہے یونینیمسلی جو ہے ان کے سینٹرز بنائے. اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم زیادہ سینٹرز بھی بنا سکتے, لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. کیا خیال ہے, بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا کارکردگی کے لحاظ سے پی ٹی آئی اس کو تعطل میں لے جائے گا, اس کو طوالت دے گی؟ حکومت میں بالکل یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کرا سکے. انہوں نے جو ضمنی الیکشن دیکھے, سینٹ کا الیکشن دیکھتے ہوئے, اس دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی میٹنگ ہوئی, ادھر وزراء نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن نہ کریں. اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے بلدیاتی الیکشن کا اعلان کرنا تھا, وہ نہیں کیا, اور نہ یہ کرائیں گے. یہ تو پہلے کہتے تھے نا کہ ہم جا کے جو ہے یہ فنڈز جو ہیں اس کو نہیں دیں گے, پارلیمنٹرینس کو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم تو بلدیاتی نظام کو فنڈ دیں گے. بلدیاتی نظام کی بیڑا خیر کر دیا ہم نے. بہت بڑا کہتے تھے کہ کے پی کا ہمارا رول ماڈل تھا, وہ رول ماڈل کدھر گیا؟ آج بلدیاتی الیکشنز یہ نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ لوگوں میں جو ہے اعتماد نہیں رہا لوگوں کے ان کے اوپر. آج یہ ڈر کے ہمارے بلدیات کیوں نہیں کرتے بلدیاتی, کیا اس میں ہرڈل ہے؟ آپ دیکھیں کہ ڈسکا میں اتنے خائف ہو گئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پہ خراب ہے. اس وزیر اعلیٰ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ دینا چاہیے, جو لا اینڈ آرڈر ایک حلقے میں وہ نہیں کرتا. یہ پھر بلدیاتی الیکشن پورے پاکستان میں کریں گے, جو ایک حلقے میں جو حکومت الیکشن نہیں کرا سکتی وہ پورے پاکستان میں کیسے بلدیاتی الیکشن کرے گی؟
कुली साहब, सुनने में ये है कि लोकल सतह पे आपका और अलज़ई फैमिली का बल्दियात के हवाले से और आने वाले इलेक्शन के हवाले से कोई गठजोड़ हो रहा है, तो इसमें क्या सदाकत है और बल्दियाती इलेक्शन तक ही होगा या जनरल इलेक्शन में भी कोई ऐसी कोई बात चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लोकल सभा हम डायलॉग से बिलीव करते हैं। हम हमेशा इत्तेहाद के ज़रिए इलेक्शन लड़ते भी हैं। हमारे मुख्तलिफ ख़ानदानों के साथ मुख्तलिफ पार्टियों में माजी में भी इत्तेहाद रहा है। और जहाँ तक रज़ी साहबान का ताल्लुक है, इस वक्त तक हमारी उनके साथ कोई बातचीत हुई है इस बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर, और नहीं वैसे इत्तेहाद जो है वो मर्ज़ वजूद है। अगर ऐसी कोई बात चलती है तो उसमें गुंजाइश है कि सियासी गठजोड़ बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे में कोई ऐसी गुंजाइश है, क्योंकि उनको और हमारा एक मुश्तरका हल्का है। मुझे गुंजाइश के मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वो गुंजाइश नहीं मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें टाइम दिया।